हाँ, तो सभी बच्चों का हमारी साइंस क्लास में स्वागत है। जो क्लास 9th में पढ़ते हैं, तो वो सभी बच्चे जो क्लास 9th में पढ़ सकें उनका सबका मेरी क्लास में स्वागत है। तो देखिए, हमारा चैप्टर है 3 जिसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल्स, जिसकी एक क्लास में पढ़ा चुका हूँ और आज हमारी उसकी सेकंड क्लास है। तो सभी बच्चे ध्यान से देखते रहें और सुनते रहें और समझते रहें। तो दूसरी क्लास है, आज हमारी दूसरी क्लास है। तो देखिए, आज हमें देखना है कि आज हमें दूसरी क्लास के अंदर में क्या पढ़ना है। तो आज देखिए, हमें दूसरी क्लास के अंदर में पढ़ना है व्हाट इज एन एटम। हमें ये पढ़ना है कि आखिर में परमाणु क्या है, किसी चीज़ से वो कौन सी चीज़ है जिसे मैं परमाणु कहता हूँ, आखिर में परमाणु कैसा है, उसका क्या अस्तित्व है। तो आज हमें यही जानना है कि आखिर में चीज़ क्या है, एटम क्या होते हैं। तो देखिए, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड ए मास ऑन बिल्डिंग वॉल्स फ्रॉम these walls a room and then a collection of room to form a building। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमने जो भी कोई बात हो रही है यहाँ पर, हमने एक जैसे मान लीजिए कोई एक बड़ी बिल्डिंग है, तो बड़ी बिल्डिंग को हमने खूब आराम से बनते हुए देखा है। तो हम ये कह सकते हैं, क्या उस बड़ी बिल्डिंग की एक बिल्डिंग, जो बड़ी बिल्डिंग बन रही है, उसकी आखिर में बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है। तो जो हमारी एक विशाल इमारत बन रही है, हमने खूब आराम से देखा उस विशाल इमारतों को बनने के लिए। अब बाल्स फ्रॉम दीज बाल्स, तो इन इमारतों से, इन दीवारों से क्या बनती है, मेरी एक रूम बनता है। एंड देन एक कलेक्शन, जब बहुत सारी दीवारें मिल जाएंगी तो मेरा एक रूम बनता है। जब बहुत सारे रूम मिलते हैं, द कलेक्शन ऑफ रूम, जब रूम बहुत सारे कलेक्शन बनते हैं तो मेरा एक घर बन जाता है। तो हमें यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक बात करते हैं। ये मेरे पास एक ईंट है जो कि मेरे पास इस बिल्डिंग की ब्लॉक्स है। उसके अलावा ये हमारी क्या है, बाल है, और ये है मेरा क्या, रूम, और ये है मेरे पास क्या, बिल्डिंग, यानी कि मेरा घर। ठीक, ये क्या है, मेरा घर। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं इस ईंट की। हम इसको, ईंट को जब हम गौर से देखते हैं तो हमारी जो ईंट है, तो इस ईंट से बहुत सारी ईंट मिल करके एक सीक्वेंस में रखी गई। तो इन ईंटों से मिल करके एक मेरी दीवार बन रही है। यहाँ पर इन ईंटों से मिलकर के क्या बन रही है, मेरी एक दीवार। अब जब बहुत सारी दीवार, एक दीवार ये, एक दीवार ये, और एक बार ये, और एक मेरे पास वॉल ये। यहाँ पर देखिए, एक मेरे पास ये है, और एक मेरे पास ये है, और एक मेरे पास ये है, एक मेरे पास 4 है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, उस जगह पर, यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर क्या है, कलेक्शन ऑफ वॉल्स। यहाँ पर दीवारों का एक समूह मिलकर के क्या बना रहा है, मेरा रूम बना रहा है। ठीक, एंड कलेक्शन ए रूम। अब क्या है, जब बहुत सारी दीवार मिल रही है, फ्रॉम दीज बाल्स ए रूम, आखिर में वो दीवार मिलकर के, वो बाल्स मिलकर के एक रूम बनानी है। जब कलेक्शन ऑफ रूम, जब बहुत सारे रूम होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक रूम ये है, ठीक, एक रूम ये है, एक रूम ये है, एक तो रूम ये हो गया, एक रूम ये हो गया, एक रूम ये हो गया, एक रूम देखिए ये हो गया, ठीक, 4, और एक देखिए मेरे पास ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, तो 5। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कलेक्शन ऑफ रूम है। यहाँ पर क्या है, कलेक्शन ऑफ वॉल्स। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, कलेक्शन ऑफ ब्लॉक्स या ब्रिक्स। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, कलेक्शन ऑफ ब्रिक्स, यहाँ पर कलेक्शन ऑफ वॉल्स, यहाँ पर कलेक्शन ऑफ रूम्स। तब जाकर के मेरा क्या बनना है, घर।
तब जाकर के मेरा क्या बनना है, घर बनना है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जब मेरा एक घर बनना है तो वो क्या है, बहुत सारे रूमों से मिलकर के बनना है। मेरा एक रूम बहुत सारी दीवारों से मिलकर के बनना है, इसमें क्या है, कलेक्शन ऑफ वॉल्स। अब मेरी एक दीवार, यहाँ पर क्या है, कलेक्शन ऑफ ब्लॉक्स, बहुत ज़्यादा, ठीक। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या मुझे ईंटें देखने के लिए मिल रही हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ये है मेरे पास क्या, हाउस, ये मेरे घर का, ये मेरा हाउस है। इस हाउस की ये क्या है मेरे पास, स्मॉलेस्ट, ये क्या है इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जो मेरा एक घर है, बहुत बड़ा घर है, उस घर को अगर मैं गौर से देखता हूँ तो उसकी एक स्मॉलेस्ट यूनिट मिल रही है। तो वो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है मेरी, ये है। तो मैं ये कहता हूँ इन बहुत सारी छोटी छोटी यूनिटों से मिलकर के क्या मेरा घर बनना है, अर्थात इस घर के लिए मेरी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, मेरी ये ब्लॉक्स है, ठीक। अर्थात ब्रिक इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बिल्डिंग, ठीक, स्मॉलेस्ट यूनिट। तो ये क्या है, वो जो मेरी स्मॉलेस्ट, जो मेरा घर है उस घर की क्या है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो हमारा घर बन रहा है उस घर की सबसे छोटी मेरी इकाई क्या है, ईंट है। अब इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं, देखिए इसमें क्या है, व्हाट अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन आंट। अगर हमें बात करते हैं किसी आंट की, तो आंट की ये बिल्डिंग, उसका घर बना हुआ एक हिल टाइप का घर है। तो ये घर कैसा है, एक टीले टाइप का, हिल टाइप का, इसे मैं कहता हूँ आंट हिल। अब मैं बात करता हूँ आंट हिल की, तो आंट हिल के लिए पूछता है कि इस आंट हिल के लिए बिल्डिंग ब्लॉक क्या होगा, इसकी सबसे छोटी यूनिट क्या होगी। अब यहाँ पर देखिए गौर से, ये आंट है, ये भी आंट है, चींटी है, ये देख रहे हैं चींटी, ये सब चींटियाँ हैं, चींटी हैं, आंट है। अब इन्हें देखते हैं कि इन आंटों ने मिल करके इस घर को बना लिया। तो ये घर किससे बना है, रेत के कणों से। तो यहाँ पर क्या है, वो बालू के छोटे छोटे कण हैं, वो रेत के छोटे छोटे कण हैं, बहुत सारे जो कण हैं, ठीक, बहुत सारे क्या हैं, पार्टिकल्स। उन पार्टिकल से मिलकर के इस चींटी ने क्या बना दिया, घर। तो हम ये कह सकते हैं ये बहुत बड़ा घर किससे मिल रहा है, इन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के, ठीक। तो ये है मेरे पास वो पार्टिकल्स। तो वो पार्टिकल्स कौन से, ग्रेन सैंड। तो ये क्या है मेरे, ग्रेन ऑफ सैंड, अर्थात वो क्या है, एक बालू के कण है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो मेरे पास चींटी है, इस चींटी का जो घर है उस घर की सबसे छोटी इकाई क्या है, मेरे ये कण, अर्थात ये क्या है, द ग्रेन ऑफ सैंड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आंट। इसके लिए स्मॉलेस्ट यूनिट ये है। तो इन सारी चीजों से मिलकर के ये इतना बड़ा क्या बनना है, इसका घर बनना है। तो ये क्या बनना है, इसका इतना बड़ा घर बनना है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, तो इसके लिए ये क्या है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो अब आइए और हम अच्छी तरह से और समझते हैं। देखिए, मान लीजिए ये है मेरे पास क्या, एटम। ये क्या है मेरे पास, एटम। एटम क्या है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। जब एटम्स एक या दो मिलते हैं तो बाद में क्या, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो इससे ये बड़ा है। जब बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी तो मेरा क्या बन जाएगा, मैटर। तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं मैटर क्या है, तो मैटर वो चीज है जिसे हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम फील कर सकते हैं। अर्थात मैटर क्या है, ये क्या है मैटर, ये क्या है आपका बिगेस्ट, अर्थात हमें देख सकते हैं। तो इस मैटर की सबसे छोटी इकाई क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स के लिए क्या है, इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, एटम। तो हमें कह सकते हैं कि वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कोई भी पार्टिकल्स है, उस पार्टिकल्स की सबसे छोटी इकाई मेरे पास क्या है, एक परमाणु मिलती है, एटम मिलती है। जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास एक चौक है, ये है मेरे पास चौक। तो चौक को हम गौर से देख सकते हो तो क्या है,
एक बड़ा है, काफी बड़ा है, ठीक है, ये क्या है आपका काफी बड़ा है। इसे मैं आसानी से देख सकता हूं, हाथ से मैं पकड़ सकता हूं, छू सकता हूं, इसे फील कर सकता हूं, अर्थात ये मैटर है, काफी बड़ा है, इसे हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब मैंने इस चौक को लेकर के, मैंने चौक लिया, अब मैंने इस चौक को तोड़ने लगा, अब मैं घिसने लगा, तो मैं इस चौक को घिसते 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 मैं इसे छोटा करना चाहता हूं, आखिर में कितना छोटा हो सकता है। तो छोटे करते 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 मैंने इतना छोटा कर दिया कि मेरे पास क्या बन गया है, पाउडर बन गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस पाउडर को भी और घिसूंगा, घिसते 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 मैंने पाउडर को इतना घिस दिया कि मैं अब आराम से ऐसे करके अगर मैं हाथों को लाता हूं तो मुझे यहां पर धूल नजर आती है, अर्थात वो धूल के कण क्या हैं, इस चौक के क्या हैं, सबसे छोटी, इस चौक के छोटे छोटे क्या हैं, धूल के कण। तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट डस्ट पार्टिकल्स। तो ये है मेरे पास स्मॉलेस्ट डस्ट पार्टिकल्स। अगर मैं इन सभी स्मॉलेस्ट डस्ट पार्टिकल्स को मिला दूं तो मेरा पाउडर बन जाएगा। इस पाउडर को मैं पानी डाल करके मिला दूं तो मेरा ये उतरा चौक बन जाएगा। तो इस चौक की सबसे छोटी इकाई मेरी क्या है, ये डस्ट पार्टिकल्स है। तो ये डस्ट पार्टिकल्स क्या है, मेरे इस चौक की सबसे छोटी इकाई। जैसे जैसे हम चीज देखते हैं, समझते हैं, तो उस चीज को हम ऑब्जर्व करते हैं। अब हम देखिए यहां पर देखते हैं और चीज को समझते हैं। देखिए हाउ बिग आर एटम्स, हमें यह देखना है कि आखिर में जो एटम्स हैं, तो वो एटम्स को हमें यह देखना है कि आखिर में उसका साइज कितना बड़ा है, वो कितना बड़ा होता है, एटम कैसा है, उसका साइज कितना, उसकी अमाप क्या है, उसका माप क्या है। तो हमें यहां पर देखना है एटम्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो पहली बात तो ये बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो ये बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, बहुत ही ज्यादा छोटे पार्टिकल्स हैं। दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग, ठीक, दैट वी कैन इमेजिन एंड कंपेयर विद। अगर हम बात करते हैं किसी भी चीज के बारे में, मान लीजिए कि मैं सोच रहा हूं, किसी भी चीज को मैं इमेजिन कर रहा हूं, अगर मैं किसी भी चीज को इमेजिन कर रहा हूं या मैं किसी भी चीज को कंपेयर कर रहा हूं, तो उस चीज के साथ भी मैं इसकी कंपेरिजन करूं तो भी क्या है, उससे भी बहुत छोटे हैं। अर्थात किसी चीज की हम कंपेयर कर रहे हैं, सोच रहे हैं इतनी छोटी हो सकती है, उस छोटी चीज को जब सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, उससे भी बहुत छोटे हैं। अर्थात मैं किसी भी चीज को इमेजिन करूंगा, सोचूंगा, तो मुझे उससे भी उसके पार्टिकल्स क्या है, बहुत छोटे हैं, अर्थात इसका आकार बहुत ही ज्यादा छोटा है। तो देखिए मोर देन मिलियंस ऑफ एटम, अगर मैं लाखों से अधिक बात कर रहा हूं, मैं लाखों से अधिक एटम्स को लेके बी स्टॉक्ड, हम उन्हें एक के ऊपर एक सटा करके लगा रहे हैं, चट्टे के रूप में लगा रहे हैं, ठीक। जब हम उसे चट्टे के ऊपर लगाते हैं, वुड मेक ए लेयर बेयरली एज थिक एज द शीट ऑफ पेपर। तो मेरे हाथ में ये है एक कागज, ये है मेरे पास कागज। तो मैं अगर किसी कागज की बात करता हूं, जैसे मान लीजिए कि ये हमने कागज पकड़ रखा, तो मैं इस कागज की बात करूं, इस कागज की मोटाई क्या है, इसकी मोटाई बहुत ही ज्यादा कम है। तो इसकी मोटाई के बराबर मुझे अगर एटम्स चाहिए, तो मैंने एटमों का एक एग्रीगेशन कर लिया है, मैंने एटम लिए एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, और मैं बहुत सारे एटम्स को इकट्ठा करता रहा, मैं इसके ऊपर इकट्ठा करता रहा। तो मोर देन मिलियंस, लाखों एटम्स की बात कर रहा हूं मैं, लाखों एटम्स की बात कर रहा हूं मैं। तो लाखों एटम्स को क्या हुआ, मैंने एक के ऊपर 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 एक ऊपर ऐसे करके मैं लाखों एटम्स को आऊं। यहां पर भैया मेरे लाखों एटम्स हैं। जब लाखों एटम्स को मैं इकट्ठा करता हूं, तब जो कागज की एक शीट है, उस शीट की जो मोटाई होती है भैया, मैं उसके बराबर एटम्स को लेके आ रहा हूं, उसकी मोटाई के बराबर। इसका मतलब यह है, जब लाखों से अधिक एटम्स एक कागज की मोटाई के बराबर आ रहे हैं, तो भैया इसका तो आकार इतना छोटा है, इतना छोटा है भैया, इसे तो नगड़ी मान लो, आप नेग्लिजिबल मान लो भैया, कितनी कल्पना करेंगे, ये तो बहुत छोटा है। तो वही तो हम कह रहे हैं, तो एटम क्या है, बहुत ही छोटा है, अर्थात क्या है ये, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। तो ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। अब क्या किया मैंने,
एग्रीगेशन कर दिया, तो एग्रीगेशन भैया बहुत सारे, इतने एग्रीगेशन मुझे कागज के जो पेपर है उसकी मोटाई बराबर मिले, भैया बहुत ही ज़्यादा छोटा उसका साइज है। तो हम यहाँ पर देखिए ये दे सकते हैं कि अगर हम उसकी साइज की देखते बात करते हैं, और भी हमारे पास मिल रहे हैं एलिमेंट है उसकी साइज की देखते, तो हम साइज ऑफ एटम की बात करते हैं। तो एटॉमिक रेडियस इज मेजर इन ए नैनोमीटर। ये है मेरे पास एटम, और इस एटम्स की ये रेडियाई है, हम इसे मेजर करेंगे। तो किसी भी एटम की जो है हम एटॉमिक रेडियस को ही मेजर करते हैं। देखो लगा, एटॉमिक रेडियस को हम क्या करेंगे मेजर, वो भी किसमें, नैनोमीटर। भैया नैनोमीटर क्या है, अगर मैं 10⁹ मीटर की बात करता हूं तो मेरा 1 नैनोमीटर होता है। तो 1 मीटर बराबर होता है 10⁹ नैनोमीटर। अर्थात हम ये कह सकते हैं कोई एक टुकड़ा है, इसको हम करते जाए नैनोमीटर बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भैया इतने टुकड़े करते जाओ। 1 मीटर के जब अब इतने टुकड़े कर दोगे तो वो कहीं जाके पार्टिकल्स बनता है, उसे हम कहते हैं नैनोमीटर। अब देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल रूप में समझिए आप। तो मैं यहाँ पर रेडाई की बात करता हूँ, मीटर में एग्जाम्पल मैंने लिया है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ हाइड्रोजन के परमाणु की, एटम की। जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन के मैं एक एटम की बात करता हूँ, तो आखिर में जो एटम है उस एटम्स की मैं रेडियस की बात करूँ तो 10⁻⁻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 ⁻
पावर -10 की बात कर रहा हूं तो ये क्या है उसकी रेडियस, अर्थात इसकी मैं मेजर की बात कर रहा हूं तो इसकी मेजर है भैया बहुत कम। अगर मैं वाटर की बात करता हूं कि जो पानी है, पानी का जो मॉलिक्यूल्स होता है उस मॉलिक्यूल्स की देखते हैं कि एक मॉलिक्यूल्स जो मैंने पानी का लिया है उसको मैं नापता हूं तो मुझे 10 पे घात -9 मिलती है, यानी 10 पे पावर -9 किस में मिल रही है मुझे 10 पे पावर -9 यानी कि नैनोमीटर में, नैनोमीटर में। उसी प्रकार से मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, अगर मैं हीमोग्लोबिन कहता हूं तो मुझे 10 पे पावर -8 मिल रही है। उसके पास ग्रेन ऑफ सैंड, जो मेरे पास बालू के कण होते हैं और हम बात करें उस बालू के कणों की तो ये है मेरे पास बालू के जो बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, रेत के बहुत छोटे छोटे कण हैं, तो 10 पे पावर -4 हम उनकी बात करते हैं। आंट की बात करते हो 10 पे पावर -3, एप्पल की बात करते हैं 10 पे पावर -1। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो मीटर में जब हम उसे देखते हैं तो मुझे यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन की हम बात करें तो हाइड्रोजन की ही जो एटम है उस एटम की हमें यहाँ पर मेज़र करके देखा तो हमें उसी कोई क्या है बहुत ही कम हमें देखने के लिए मिलती है। तो उसका साइज इतना छोटा है, इतना इन सारे साइजों को अगर हम देखते हैं तो हमें हाइड्रोजन की जब बात करते हैं तो हाइड्रोजन का साइज देखिए कितना छोटा है, बहुत छोटा है हाइड्रोजन का साइज। तो यहाँ पर हम उनके साइजों को ले सकते हैं और समझ सकते हैं कि वो परमाणु कितने छोटे हो सकते हैं। We might think that if atoms are so insignificant in size, अगर हम बात करते हैं कि जब एटम्स का आकार इतना छोटा है कि हम उन्हें नगण्य मान सकते हैं, तो इतना छोटा उसका साइज है, इतना छोटा साइज है कि हमने उसे एक बार अगर नगण्य मान लिया भैया उसका साइज न के बराबर है, तो we should be care about, तो हम आखिर में इसके बारे में सोचे क्यों भैया इतनी छोटी चीज है कि उसके आकार की मैं कल्पना कर रहा हूं, जिस चीज इमेजिन कर रहा हूं उससे भी बहुत छोटा है मेरा एटम्स, तो भैया इसके बारे में हम आखिर में सोचे क्यों, हम इसके बारे में क्यों बात करें, इसके बारे में क्यों बात करें। दिस इज बिकॉज, क्योंकि हमें सोचना ही पड़ेगा, ठीक है, हमें इसके बारे में सोचना ही पड़ेगा। दिस इज बिकॉज, क्योंकि आवर एंटायर वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम, क्योंकि हमारा जो भी पूर्ण जो संसार है, पूरा विश्व है, तो वो पूरा विश्व किसका है, वो पूरा का पूरा जो विश्व वो इन परमाणुओं से ही तो मिलकर के बना है। तो भैया हमें सोचना तो भैया पड़ेगा, हमें इसके बारे में सोचना है, इसके बारे में समझना है कि भैया इतनी सी छोटी चीज जिससे मेरा जो पूरा विश्व है, एंटायर वर्ल्ड है, वो किससे, एटम से मिलकर के बना है, तो हमें भैया सोचना पड़ेगा, लेकिन है बहुत छोटा, ठीक। We may not be able to see them, लेकिन क्या है,
हम उसे क्या है, देख नहीं सकते हैं। हम उसे यहाँ पर देख नहीं सकते, यहाँ पर है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। बट दे आर हियर, वो यहाँ पर है। एंड कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग वाट एवर वी, लेकिन हम जो भी अपनी ज़िंदगी में क्रियाकलाप में मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ, तो हमें को वो क्या प्रभावित कर रहे हैं, हमारे ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं। भैया हमें सोचना पड़ेगा एटम्स के बारे में। साइज बहुत छोटा है लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि मेरा जो पूरा जो विश्व है, पूरा संसार है, वो इन परमाणु से मिलकर के बना है। इसलिए भैया हमें इन्हें सोचना है। यहाँ पर खूब हमें मालूम है कि बहुत सारे एटम्स मौजूद हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन मैं कोई भी एक्टिविटी कर रहा हूँ, हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो लोग एक्टिविटी कर, तो सभी की एक्टिविटी पर इनका क्या इफेक्ट पड़ता रहता है। तो इनका क्या पड़ता रहता है भैया, इफेक्ट पड़ता रहता है, अर्थात ये प्रभावित करते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। आज के समय भी बहुत सारी एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, जिससे क्या है, हम बहुत छोटी सी छोटी चीज़ होती है, उस छोटी सी चीज़ को भी देखने के लिए हम पूरी कोशिश करते हैं। वो आधुनिक मशीनें बनेंगी, उन आधुनिक मशीनों के द्वारा हम ये देखेंगे कि आखिर में किसी भी पदार्थ को लिया, उस पदार्थ की मैंने बहुत छोटी स्लाइड काटी, उस स्लाइड को मैं देख रहा हूँ कि आखिर में ये स्लाइड जिन एटम से, जिन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी है, वो पार्टिकल्स है क्या। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक सरफेस लिया सिलिकॉन की हमने एक सरफेस ली, उसकी लेयर इतनी छोटी की, इतनी पतली की, इतनी पतली लेयर की कि उसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मशीन से मुझसे देखा। थ्रू मॉडर्न टेक्निक, हम किसी भी मॉडर्न टेक्निक के देखने, जो अच्छी मॉडर्न टेक्निक है, वी कैन नाउ प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेज ऑफ सरफेस ऑफ एलिमेंट्स शोइंग एटम्स। तो हमने उस लेयर्स को, उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मशीन है, उस मशीन से रखा, और मशीन से रखकर हम उसे ऑब्जर्व करने, देखने लगे, समझने लगे। तो मेरी जो सिलिकॉन की जो सरफेस थी, उस सरफेस को जब हमने इसे देखा, यहाँ पर देखिए, तो मुझे यहाँ पर देखिए जो एटम्स की स्ट्रक्चर, इसमें क्या है, सारे के सारे जो एटम्स हैं वो मुझे दिखा रहे हैं। ये क्या है, सब मुझे एटम्स हैं। तो यहाँ पर हम परमाणुओं को आसानी से देख सकते हैं, हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी से देख सकते हैं। उसमें जो प्रोड्यूस, जो एक इमेज बनी है, उस इमेज को, सिलिकॉन को हम आराम से यहाँ पर एटम्स को देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये एटम्स को हम आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद देखिए हम देखते हैं व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के तत्व थे, तो डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट विभिन्न एलिमेंट्स के परमाणु के सिंबल्स, ठीक है, आज के समय पर, तो हम आज के समय पर देखते हैं कि उनके प्रतीक क्या हैं। हमने उस समय पर देखा कि एलिमेंट्स हैं, तो आज के समय पर हम देखेंगे प्रतीक क्या है। तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं, हम कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे कि हम कि ये वो एलिमेंट है, ये वो वाला परमाणु है, ये है। तो हम इस चीज़ को जानने के लिए क्या है, तो किसी भी चीज़ को जानने के लिए, समझने के लिए हमें सबसे पहले इफेक्ट पड़ता है उसकी भाषा का। किसी भी चीज़ को समझना है तो समझने के लिए मुझे सबसे ज़्यादा जरूरत है कि उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए। गणित पढ़ता हूँ तो मुझे गणित की भाषा आनी चाहिए, उसके अंकों का ज्ञान होना चाहिए। उसके अलावा मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ तो मुझे अंग्रेजी के अक्षर आने चाहिए, ABC, उनकी समझ होनी चाहिए। उन्हें मिलकर के क्या मैं अंग्रेजी की भाषा बनाता हूँ। हिंदी है, हिंदी के अक्षरों का मुझे 26 अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए, तो मैं हिंदी। उर्दू है, उर्दू के अक्षरों का मुझे ज्ञान है, तभी तो मैं उर्दू की भाषा पढ़ सकता हूँ। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, जो तत्व हैं उन्हें हम किसी भाषा में तो पढ़ेंगे, तो उनके कुछ न कुछ सिंबल तो होने चाहिए। हिंदी के सिंबल हिंदी जैसे होते हैं, अंग्रेजी के सिंबल अंग्रेजी जैसे, गणित के सिंबल गणित जैसे होते हैं, उर्दू के सिंबल उर्दू जैसे बने होते हैं अक्षर, तो इनके भी कुछ सिंबल्स होने चाहिए। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सबसे पहले जो सिंबल्स थे, उस सिंबल्स को सबसे पहले डाल्टन ने दिया गया। हमें मालूम है डाल्टन ने केमिस्ट्री में शुरुआत की, रसायन विज्ञान में धीमे धीमे एक डाल्टन ने अपने काम करना स्टार्ट किया। डाल्टन के काम से और भी लोग प्रेरित हुए। तो प्रेरित होने के बाद क्या हुआ, डाल्टन ने फिर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने के बाद डाल्टन ने क्या किया,
इनको पढ़ने के लिए, समझने के लिए उन्होंने सिंबल्स को बनाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा भाई देखो, जो चीज़ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसके ऊपर इतना कार्य हो रहा है, तो इनके सिंबल्स को पहचानने की ज़रूरत है। तो उन्होंने इसके लिए काम किया। तो देखते हैं, देखिए, डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल्स फॉर एलिमेंट्स इन ए वेरी स्पेसिफिक सेंस। तो डाल्टन ही एक सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो भी मुझे एलिमेंट्स मिले, इन एलिमेंट्स के लिए उन्होंने क्या सिंबल्स दिए, एक स्पेसिफिक विशेष प्रकार के उन्होंने क्या सिंबल्स दिए। ये देखिए सिंबल्स, व्हेन ही यूज्ड ए सिंबल फॉर एन एलिमेंट, उन्होंने जो भी कोई जब सिंबल दिए, तो यहां पर क्या है, एक एलिमेंट के लिए, जो एक एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट मान लीजिए मेरा कार्बन है, इस कार्बन के लिए उन्होंने अलग सिंबल दिया। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अलग सिंबल दिया। आयरन है, आयरन के लिए अलग सिंबल दिया। हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के अलग सिंबल दिया। ही आल्सो मीन्ट ए डेफिनिट क्वांटिटी ऑफ दैट एलिमेंट दैट इज वन एटम ऑफ द वन एलिमेंट। तो देखिए यही है कि अर्थात एक एलिमेंट कोई भी है, तो एक एलिमेंट के लिए उन्होंने क्या किया, केवल एक शब्द, एक एलिमेंट के लिए उन्होंने एक ही सिंबल दिया। तो ये क्या है मेरा सिंबल, ये क्या है मेरा सिंबल। तो एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट के लिए सिंबल, इस एलिमेंट के लिए सिंबल, ये सिंबल प्लेटिनम। तो यहां पर क्या है, एक एलिमेंट के लिए ही उन्होंने एक सिंबल्स का प्रयोग किया। तो उन्होंने भी इस एलिमेंट्स का प्रयोग किया। तो हर के लिए उन्होंने अलग अलग प्रकार के, ये देखिए उन्होंने सिंबल्स दिए। तो सिंबल्स देने के बाद, इनके सिंबल्स के देने के बाद देखो बहुत सारी दिक्कतें आने लगी। एक तो ये दिक्कतें आने लगी कि बहुत सारे एलिमेंट्स थे, तो वे बहुत सारे एलिमेंट्स होने की वजह से इन सिंबल्स को देखते हैं तो ये सिंबल एक तरह के डिजाइन में, एक विशेष प्रकार की डिजाइन, इतनी डिजाइन को याद रखना, क्योंकि जब 100 से अधिक एलिमेंट हैं तो ऐसी डिजाइनों को याद रखना थोड़ा दिक्कत था। दूसरी बात, उस समय टाइपराइटर वगैरह या जो भी कुछ चीज़ हुई थी उनमें देखिए छापने भी मुझे ये दिक्कतें आ रही थी उस समय पर, कि एलिमेंट्स को लोगों तो ऐसे एलिमेंट्स को छापने में दिक्कत आ नहीं, हमें समझने में दिक्कत आई, तो हमें बहुत सारी अड़चन थी इनमें। तो उसके बाद देखो और साइंटिस्ट है बर्जीलियस, तो बर्जीलियस ने भी फिर इसमें देखिए काम किया अपना। तो बर्जीलियस सजेस्टेड दैट द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, तो बर्जीलियस जो आए थे उन्होंने भी क्या सिंबल्स के लिए अपने सजेशन दिए। बी मेड फ्रॉम वन अथवा टू लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट्स, उन्होंने ये सजेशन दिया कि कोई भी एलिमेंट है उस एलिमेंट के लिए या तो एक अक्षर या दो अक्षरों का हमें प्रयोग करना चाहिए। तो उन्होंने ये सजेशन दिया कि भाई हमें बना बहुत सारे एलिमेंट बनाए, तो डाल्टन ने जो सिंबल्स दिए उन सिंबल्स को भाई समझना हमें तो दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, छापने में दिक्कत आ रही है, इतने कैसे समझेंगे। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा करते, सबसे आसान भाषा में तो ये होगा काम कि मान लीजिए कोई तत्व जिस राशि से मिल रहा है, जैसे मुझे हाइड्रोजन से मिल रहा है, तो ऐसा करते हैं उसका एक पहला वाला अक्षर ले लेते हैं, ठीक, या दो अक्षरों को ले लेते हैं। तो एक अक्षर या दो अक्षरों को मिलाकर के क्या है जो तत्व मुझे मिल रहे हैं तो उनके नामों को हम बना देते हैं। तो ये सजेशन बर्जीलियस ने दिया था। तो बर्जीलियस ने ये कहा था, जो बर्जीलियस थे उन्होंने देखिए हाइड्रोजन के लिए H, कार्बन के लिए C, फ्लोरीन के लिए F और नाइट्रोजन के लिए N और फास्फोरस के लिए P और सल्फर। तो इस प्रकार से उन्होंने दिए। इसमें भी थोड़ी दिक्कत ये आने लगी कि हम मान लीजिए एक एक अक्षर उन्हें दे रहे हैं, लेकिन कभी कभी हमें अक्षर ऐसा मिला है, जैसे मुझे हाइड्रोजन मिल रहा है और दूसरा मुझे हीलियम मिलेगा। भैया हाइड्रोजन को तो मैं H दे चुका, अब हीलियम को भी मैं H दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो फिर ऐसा करते हैं अब उसका अगला अक्षर ले लो। तो इस प्रकार से क्या इसमें मॉडिफिकेशन होती रही। देखिए इन द बिगिनिंग, अगर हम प्रारंभ की बात करते हैं तो नेम ऑफ एलिमेंट वर ड्राइव्ड, लेकिन इससे भी पहले क्या हुआ, उन्होंने प्रारंभ में देखा, जब शुरू में देखा तो जो भी एलिमेंट के नाम थे वर ड्राइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ प्लेस। तो उन्होंने ये कहा कि भैया जो एलिमेंट मुझे जिस जगह से मिल रहा है तो उस जगह का देख लो भैया क्या नाम है।
तो जिस जगह का मैं देखूं भैया क्या नाम है, तो ऐसा करो उसे उसी की जगह पर रख दो, उसी की जगह का देखो लो क्या नाम है, उसके नाम के ऊपर ही क्या करो, इस एलिमेंट का नाम रख दो, जो जहां मिल जाए, जिस जगह पे मिल जाए उसका। तो प्रारंभ में ये चीज होती रही। तो प्रारंभ में जब ये चीज हो तो जहां से वे प्राप्त हो रहे हैं, वेयर दे वर फाउंड फॉर द फर्स्ट, सबसे पहले वो जहां से प्राप्त हुए, जिस स्थान से प्राप्त हुए एलिमेंट, तो ऐसा करो उसी स्थान के नाम पर रख दो उनका नाम। ये चलता रहा मामला। तो इसके लिए देखिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, द नेम कॉपर। अगर हमें कॉपर की बात करते हैं तो बाज टेकन फ्रॉम साइप्रस, कॉपर जो थी उन्होंने देखा कि भैया कॉपर एलिमेंट है, अब उससे देखते हैं भाई अब क्या करेंगे इसे, ये तो साइप्रस से मिल रही है, तो ऐसा करो साइप्रस से मिल रही है, तो ऐसा करो साइप्रस के ऊपर इसका नाम रख दो, इसी के उसी के ऊपर नाम रख दो, जहां से पहली बार मुझे मिल रहा है उस। तो देखो ये बात हुई। उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे भी थे कि उन्हें रंग के ऊपर नाम रख दो, जैसे गोल्ड वाज टेकन फ्रॉम इंग्लिश वर्ड। अगर मैं बात करता हूं गोल्ड की, तो गोल्ड एक इंग्लिश शब्द से आया है, ठीक है। तो गोल्ड क्या है, एक इंग्लिश शब्द आता है विच मीन्स येलो, तो जिसका मतलब होता है पीला। उन्होंने देखा भाई गोल्ड कोई धातु मिल रही है मुझे सोने की, वो तो पीली है, तो ऐसा करते हम इसी को रख देते इसको। तो ये सारी चीज में क्या, यहाँ पर मॉडिफिकेशंस होते रहे, यहाँ पर ये सारी चीजें चलती रही। तो इन सारी चीजों को क्या है, उन्होंने समय समय पर क्या अपना सजेशन देते रहे। अब तो इस प्रकार, लेकिन आजकल में क्या है, हम बात करते हैं नाउ ए डेज, ठीक, लेकिन आजकल क्या है, IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अगर हम IUPAC की बात करते हैं, ठीक है, तो IUPAC क्या है, IUPAC इज एन इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक वैज्ञानिक की क्या है, एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, विच अप्रूव्स नेम्स ऑफ एलिमेंट्स, सिंबल्स एंड यूनिट्स। तो IUPAC आजकल जो हमारी संस्था है IUPAC, तो IUPAC क्या करती है, ये एक वैज्ञानिक संस्था है, ये किसी भी एलिमेंट्स के नाम हुए, उस एलिमेंट्स के सिंबल्स हुए, प्रतीक हुए, और उस एलिमेंट्स की जो इकाइयां हुई उसको क्या करती है, अप्रूव करती है कि भाई ये सब चीज़ को रिकमेंड करेगी, अप्रूव कर देगी। अब इसने इस चीज़ को अप्रूव कर दिया तो आप आराम से उस चीज़ को यूज कर सकते हैं उसी के अनुसार। मैनी ऑफ द सिंबल्स आर द फर्स्ट वन अथवा 2 लेटर्स ऑफ द एलिमेंट्स नेम इन द इंग्लिश। तो इसमें देखिए क्या है, तो यहां पर क्या है, मैनी ऑफ द सिंबल्स, बहुत सारे सिंबल्स जो थे, आर द फर्स्ट, सबसे पहले जितने भी सिंबल्स थे उनमें सबसे पहले जो पहला अक्षर होता है, ठीक, पहला अथवा 2 लेटर्स ऑफ द एलिमेंट्स नेम। अब एलिमेंट्स का नाम, जैसे कि मान लीजिए मेरा हाइड्रोजन है, जैसे कि मान लीजिए मेरा क्या है, हाइड्रोजन, ये होगा क्या, एलिमेंट्स नाम, ये है एलिमेंट्स नाम। अब इसका पहला अक्षर या तो फर्स्ट या 2 अक्षर ले लो कोई से भी, या इसमें क्या है 2 अक्षर ले दो, या तो 1 या 2 लेटर्स। तो जो एलिमेंट्स का नाम है उसका या तो 1 अक्षर ले लो या उसके 2 अक्षर लेकर के क्या है, हमें उनके सिंबल्स बनाने हैं। द फर्स्ट लेटर ऑफ सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज ए कैपिटल लेटर्स। लेकिन एक शर्त है, कंडीशन है इसकी भी IUPAC की, उसकी ये कंडीशन, अगर हमें पहला अक्षर लेता हूं तो पहले अक्षर में मुझे ये बात करनी है कि पहला अक्षर मेरा कैपिटल में होना चाहिए। अगर ठीक पहला क्या है मेरा कैपिटल में, एंड सेकेंड लेटर एज ए स्मॉल लेटर, और मैं उसका कोई सेकेंड लेटर लेता हूं तो वो स्मॉल में होना चाहिए, शुड बी ए स्मॉल। तो जैसे मान लीजिए कि मेरा ब्रोमीन है, बी मेरे पास कैपिटल है और आर मेरे पास स्मॉल है, सी मेरे पास कैपिटल है, ए स्मॉल है। हीलियम में H कैपिटल है और E स्मॉल है। तो हम इस प्रकार से देखते हैं, जैसे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के लिए हम कैसे लिखेंगे, ए मेरे पास क्या है कैपिटल है, एल मेरे पास क्या है स्मॉल। लेकिन अगर हमने दोनों ये लिख दिया तो मेरा गलत हो जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा गलत। तो उसी प्रकार से मैंने कोबाल्ट, कोबाल्ट में देखिए सी मेरे पास क्या है, सी मेरे पास क्या है, ये सी मेरे पास है, देखो प्यारे बच्चों कैपिटल, ओ क्या है मेरे पास स्मॉल लेटर है,
तो भैया यहाँ पर मुझे एक कैपिटल लेटर मिला, दूसरा मेरे पास स्मॉल लेटर मिल रहा है। तो यही तो क्या IUPAC ने कहा था कि पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए, दूसरा अक्षर कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। उसके अलावा सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स इज टेकन फ्रॉम टू वर्ड्स। तो कुछ बहुत सारे जो लेटर्स हमने दूसरे लिए गए थे, दो शब्दों से लिए गए थे, जिनके मुझे मैंने लेटर्स यूज कर लिए हैं। उस लेटर्स में क्या है, देखिए सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स इज टेकन फ्रॉम टू वर्ड्स, ठीक, इन विच फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड सेकंड अदर लेटर स्मॉल, ठीक, एक्सेप्ट। उसके अलावा कुछ दिक्कतें उन्हें आने लगी, तो उन्होंने कैसे कर, पहले तो उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने जैसे ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन में उन्होंने क्या किया, पहला और दूसरे दोनों अक्षर ले लिए, ठीक। अब इसमें क्या किया इन्होंने, क्या किया, इसमें आपको मान लीजिए कि क्लोरीन है, तो क्लोरीन में कहा कि उन्होंने अगर दो शब्दों से मुझे कुछ बनाने हैं फर्स्ट लेटर, तो ऐसा करते पहला अक्षर तो बड़ा ले लो सी, उसके अलावा जस्ट सेकंड एक्सेप्ट मतलब दूसरा वाला नहीं लोगे, अगला लोगे, इसे छोड़ करके इसे लो। जैसे कि जिंक में पहला बड़ा है मेरे पास आएगा, तो इसके अलावा मुझे यहाँ से तीसरा लेना है, तो मेरे पास एन आ गया, मुझे जस्ट नहीं लेना है। यहाँ पर यह है मैग्नीशियम, जैसे मैग्नीशियम है ये, तो इसके बाद का इसे छोड़ करके कोई भी अच्छा ले लो, तो Mg, ठीक। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हमारे कुछ सिंबल्स ऐसे थे एलिमेंट के जो मैंने एक ही अक्षर से लिए, कुछ सिंबल्स ऐसे थे कि मैंने पहला अक्षर बड़ा लिया है, उसके जस्ट बाद ही मैंने दूसरा स्मॉल लेटर्स में ले लिया। कुछ सिंबल्स ऐसे भी मैंने बनाए कि पहला अक्षर तो मेरा बड़ा है, लेकिन उससे दूसरा नहीं लिया, मैंने उससे अगला ले लिया, कोई मैं तीसरा चौथा पांचवा कोई भी ले सकता हूं, लेकिन दूसरा नहीं लूंगा। तो इसमें देखो यहीं पर रिकमेंड किया गया, ठीक। यहां पर देखिए ये मिल रहा है, और वही चीज देखिए हमने अभी पिछले में देखिए स्लाइड में हमने देखा था, यहां पर देखिए पहला अक्षर मेरे पास बड़ा है, दूसरा छोटा है, पहला बड़ा है, ये देखिए Br ये ले लिया, Ca हीलियम, नियॉन, सिलिकॉन, और देखिए एल्युमिनियम, कोबाल्ट, मैंने जस्ट वो अक्षर ले लिए जो तुरंत बाद वाले हैं, ठीक। लेकिन अगली में हम देखते हैं, तो अगली में मैंने क्या किया, यहां पर मैंने तुरंत बाद वाला अक्षर नहीं लिया है। यहां पर क्या है देखिए ये ऐसे करके लिया हमने। तो हमने देखिए यहां पर क्या है, अक्षरों में क्या हमने ये वाला नहीं लिया, ये नहीं, ये वाला नहीं, ठीक। तो ये IUPAC का उसी हिसाब से सिंबल्स को जो एलिमेंट थे, एलिमेंट को उसी हिसाब से उन्होंने सिंबल्स को दिया, ठीक है। उसके अलावा कुछ और भी सिंबल थे। अदर सिंबल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स इन लैटिन। उसके अलावा कुछ और भी एलिमेंट्स ऐसे थे कि मुझे उनके नामकरण करना है, मुझे उसके सिंबल्स बनाने हैं, उनके नाम देने, एब्रीवेटेड फॉर्म में मुझे उनके नाम देने हैं। तो उन्होंने लैटिन भाषा में ले लिए, आपने जर्मन भाषा में ले लो या ग्रीक भाषा में। कुछ ऐसे भी थे जो जर्मन भाषा में लिए गए, लैटिन भाषा में लिए गए। तो हम लैटिन भाषा में देखते हैं, जैसे सिंबल ऑफ आयरन। अब मैं आयरन की बात करता हूं तो इसका सिंबल होता है आयरन का। आयरन लिखा तो देखो ऐसे आ रहा है, लेकिन इसका सिंबल क्या है, Fe। इसका मतलब क्या है आयरन का, मतलब लोहा, हम ये कह सकते हैं। तो मैं आयरन की बात करता हूं तो आयरन को हम लेते हैं, तो इस आयरन को हम लैटिन भाषा में फेरम कहते हैं। तो लैटिन भाषा में इसे क्या कहता हूं, फेरम। तो फेरम से मैंने ये ले लिया। अगला देखिए सोडियम। सोडियम इज ए Na फ्रॉम लैटियम। तो सोडियम है मेरे पास, ये है मेरे पास सोडियम। तो सोडियम के लिए मैं क्या लिखता हूं, Na। क्या है, एक लैटिन भाषा में से नेट्रियम बोलते हैं। जैसे पोटेशियम, पोटेशियम क्या है, पोटेशियम इज के फ्रॉम कैलियम, ठीक। इस प्रकार से हम देखिए ये लिस्ट है, इसे देख लेते हैं। देखिए ये तो यहाँ पर इंग्लिश नेम ऑफ एलिमेंट्स, ये है उसके लैटिन नेम और ये है उसके सिंबल। मान लीजिए ये है मेरे पास सोडियम। सोडियम को लैटिन भाषा में कहते हैं नेट्रियम। अब नेट्रियम का मैंने Na लेकर के इसका सिंबल बना दिया। अगला है मेरे पास कॉपर। कॉपर को लैटिन भाषा में कहते हैं क्यूप्रम। मैंने इसका Cu लेकर के ये सिंबल बना दिया।
अगला है आयरन, इसे लैटिन भाषा में कहते हैं फेरम। फेरम का मैंने एफ ही लेकर के ये सिंबल बना दिया। अगला है पोटेशियम, पोटेशियम को हम लैटिन भाषा में कहते हैं कैलियम। कैलियम का मैंने के ले लिया, मैंने बना दिया सिंबल। अगला है सिल्वर, सिल्वर को लैटिन भाषा में कहते हैं अर्जेंटम। अर्जेंटम का मैंने एजी ले लिया, ठीक, एजी ले लिया। अगला है गोल्ड, गोल्ड को कहते हैं हम आरम। आरम का मैंने एयू ले लिया। अगला है मरकरी, मरकरी को कहते हैं, मरकरी को कहते हैं हम हाइड्रे एर गायरम, ठीक, इसे कहते हैं हम हाइड्रे एर गम। तो मैंने इसका लिया एच और ये लिया जी, मैंने ये ले लिया। ये मैंने मरकरी का भी बना दिया। तो मरकरी को हम लैटिन भाषा में कहते हैं हाइड्रे एर गायरम। तो इसका नाम लैटिन भाषा में ऐसा तो मैंने आते। तो कुछ सिंबल्स ऐसे थे जो मैंने एक ही अक्षर से बनाए, एक लेटर से बनाई। कुछ सिंबल ऐसे थे मैंने दो लेटर का प्रयोग किया, शुरू के मैंने दोनों का प्रयोग किया, एक बड़ा एक छोटा। अगला सिंबल्स मैंने ऐसे बनाए कि उसमें पहला तो मेरा कैपिटल था, उसके अदर्स वाला मैंने स्मॉल लिया। उसके बाद कुछ सिंबल्स ऐसे बनाए जो हमें लैटिनाइज थे, हमें लैटिन भाषा से लिए। तो हमने कहाँ से लिए? लैटिन भाषा थी। ये देखिए बहुत सारे वो एलिमेंट्स हैं, जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के एल, आर्गन के लिए ए आर, बेरियम के लिए बी ए, ठीक, बोरोन के लिए बी, ब्रोमीन के बी आर, कैल्शियम के लिए। तो ये मेरे पास क्या है? एलिमेंट है, ठीक, और ये क्या है? उनके सिंबल्स। तो ये सारी चीज क्या है? हमें मस्ट रीड। हमें ये चीज क्या है? हमें ये चीज जो दे रखी है एनसीईआरटी में, ये क्या करनी है? हमें मस्ट रीड, अर्थात हमें ये पढ़नी है, ठीक। कॉपर के लिए सी यू, फ्लोरीन के लिए एफ, गोल्ड के लिए ओ यू, हाइड्रोजन के लिए एच, आयोडीन के लिए आई, ठीक, आयरन के लिए एफ ई, लेड के लिए पी बी, ठीक है, सल्फर के लिए एस, यूरेनियम के यू, जिंक के लिए जेड एन, के, पोटेशियम के लिए नाइट्रोजन। तो ये सारे सिंबल्स को हमें क्या है? समझना है और हमें ये याद करने हैं। अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास की, परमाणु के द्रव्यमान की बात करते हैं। तो हम यहाँ पर परमाणु के द्रव्यमान की जब बात करते हैं तो हम यहाँ पर ये देखते हैं और ये चीज समझते हैं कि आखिर में द मोस्ट रिमार्केबल कंसेप्ट दैट, एक सबसे ज्यादा विशिष्ट जो मेरे पास एक सिद्धांत था, बात था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो इसकी सबसे विशेष बात थी कि बाज दैट ऑफ द एटॉमिक मास। तो हमें यहाँ पर यह कह सकते हैं कि जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी, जो डाल्टन ने इस एटॉमिक थ्योरी का जो कंसेप्ट दिया था, उसकी सबसे पहली बात इन्होंने ये कही कि भैया जो प्रकृति के अंदर जो मुझे एटम्स मिल रहा है, उस एटम का मास होता है, अर्थात उस एटम का एटॉमिक मास होता है। तो इन्होंने ये बात बता दी कि भाई इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है। डाल्टन ने उस समय पे अपनी थ्योरी के लिए ये बताया कि इतना छोटा है कि लेकिन इसका एटॉमिक मास होता है। काफ़ी लोगों ने इसे धोखा समझा, तो उन्होंने कहा भाई अगर एटम है, एटम का मास होता है, तो अब वो इसके ऊपर क्या इसी बात से लेकर ऊपर लाने के काम करने लगे। तो अकॉर्डिंग टू हिम ईच एलिमेंट हैड ए कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक। उन्होंने देखो यही कहा था कि उसकी थ्योरी में कि जो एटम है उस एटम का क्या, उसका मास होता है। यही इनका मेन पॉइंट था इसकी थ्योरी का, डाल्टन की थ्योरी का, कि एटम तो है लेकिन उसका एटॉमिक मास है। ये इनका एक विशिष्ट फीचर था। थ्योरी कुड एक्सप्लेन, तो इनकी जो थ्योरी थी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, जो इनकी जो थ्योरी थी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एक स्थिर अनुपात के नियम वाला जो था, तो उसकी थ्योरी क्या है, वो अच्छी तरह से उस थ्योरी से ये एक्सप्लेन हो जाता था, ठीक। So well that scientists were prompt to measure the atomic mass of, तो उनकी जो थ्योरी थी स्थिर अनुपात के नियम वाली लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस की जो थ्योरी थी, उसका अच्छी तरह से क्या हम इससे एक्सप्लेन होती थी। और इसी एक्सप्लेन को देखें तो और जो साइंटिस्ट थे तो वो भी क्या प्रोत्साहित हो गई, और वो प्रोत्साहित होकर के क्या वो भी एटॉमिक, किसी एटम के एटॉमिक मास को नापने के लिए वो भी अग्रसर, वो भी इस काम में लग गई कि भाई ऐसी बात है
तो किसी एटम को देखते हैं, समझते हैं, उसके एटॉमिक वेट को हम समझेंगे, नापेंगे, मापेंगे, कैसे मेजर करेंगे। तो ये चीज़ भी हम ये कह सकते हैं कि अदर साइंटिस्ट थे वो भी इसके लिए अग्रसर हो गए। सिंस डिटरमाइनिंग द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम वाज ए रिलेटिव डिफिकल्टी टास्क। तो शुरू में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम इसकी बात करते हैं तो वैसे तो किसी भी परमाणु इतना छोटा है कि हम उसे देख नहीं सकते, हम उसे नगण्य मान सकते हैं। तो इस काम को करने के लिए, ठीक, किसी परमाणु के इस काम को करने के लिए हमें क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, एक डिफिकल्ट वाला काम था। बहुत ज़्यादा क्या था, डिफिकल्ट वाला काम था। तो बहुत ही ज़्यादा क्या था, डिफिकल्ट वाला काम। तो हमें ये देखते हैं कि ये क्या था, बहुत ही ज़्यादा एक डिफिकल्ट वाला काम। तो लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ ए कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो उनके जो डाल्टन ने खोजा था, तो उनके जो बहुत सारे एटम्स को लेकर के, उसके मास को लेकर के बहुत सारे साइंटिस्ट क्या है, उन्हें प्रेरणा मिली, और प्रेरणा मिलने के वो सारे काम करने लगे। वो ये भी समझने के कि आखिर में ये लॉ ऑफ कांस्टेंट वाला नियम है, तो उस लॉ ऑफ कांस्टेंट वाले नियम से ही वो समझने लगे कि, तो हमें यहाँ पर एक एग्जांपल दिया एनसीईआरटी, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का उन्होंने ये एग्जांपल लिया कि टू फॉर्म्ड ए कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड को बनाता हूँ, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब मेरी बन रही है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनने के लिए मुझे देखिए 3 ग्राम तो कार्बन लेनी पड़ेगी और 4 ग्राम मुझे ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। अर्थात हम ये कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस है, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो मुझे यहाँ पर 3 ग्राम लेना है और इसे मुझे 4 ग्राम लेना है। तो यहाँ पर 3 ग्राम है, यहाँ पर 4 ग्राम है, इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड बनानी है, तो ये चीज़ इसमें होनी चाहिए। It was observed experimentally that 3 ग्राम ऑफ कार्बन। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से, ये अच्छी तरह से प्रयोग रूप से ये सिद्ध किया गया, ये समझा गया, ये ऑब्जर्व किया गया कि अगर मैं 3 ग्राम कार्बन को, ठीक, तो कार्बन मेरे पास 3 ग्राम कार्बन को अगर कॉम्बाइंस विद 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ करता हूँ, तो मान लीजिए कि मेरे पास ये 3 ग्राम कार्बन है और इस ऑक्सीजन के साथ जो कि 4 ग्राम है उसके साथ अगर वो जुड़ जाएगी, तो भैया मेरी कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। तो मेरी क्या बन जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। उन्होंने कहा तो मेरी कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। तो इसी के हिसाब से हम यहाँ पर देखते हैं। तो अगर हम इसके रेशियो में ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर मैं किसी प्रकार से कार्बन है, यहाँ पर देखिए अभी समझते हैं 1.33 रेशियो। तो सपोज ये मान लीजिए कि मेरे पास 1 यूनिट ऑफ एन एटॉमिक मास, कोई मेरे पास एक एटम है, उस एटम का मैं एक एटॉमिक मास जो है मैं 1 यूनिट मान लेता हूँ। हमने 1 यूनिट मान लिया, कोई भी मेरे पास एटम है और उस एटम का मैंने एटॉमिक मास 1 यूनिट मान लिया। तो मेरा ये 1 यूनिट बराबर होगा 1 यूनिट ऑफ कार्बन एटॉमिक मास। अब मेरे पास जो कार्बन है, उस कार्बन के में 1 यूनिट, कार्बन की 1 यूनिट, और कोई भी मैंने एटम ले लिया उसके 1 यूनिट, ये क्या है मेरे पास, बराबर है। अर्थात तब एक कार्बन यानी कि 1 कार्बन एटॉमिक मास विल बी 1। अगर मैं कार्बन एटम को 1 मानता हूं, ठीक, तो मेरे पास कार्बन एटम अगर मेरे पास 1 है, 1 यूनिट का है, जो कार्बन है, कार्बन का एटम, उसका एटॉमिक मास क्या है मेरे पास, 1 यूनिट। तो मेरे पास ऑक्सीजन जो मिल रही है, तो ऑक्सीजन कितनी होगी, एंड ऑक्सीजन एटॉमिक मास विल बी 1.33 यूनिट। तो ये तो कह रहा है यहाँ पर देखिए, अगर मेरे पास 3 ग्राम है कार्बन और 4 ग्राम है मेरे पास ऑक्सीजन, तो इनके दोनों के रेशियो को निकालते, अगर ये मेरे पास इतनी है तो ऑक्सीजन मेरे पास इतनी होनी चाहिए। इन दोनों का रेशियो मिल जाएगा तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी मेरी। यही देखो इसमें, तो मेरे पास क्या बन जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। इस रेशियो में देखिए हम यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे हम समझ लेते, पहले हम समझ लें कि आखिर में जो यूनिट कर रहे हैं वो यूनिट है क्या।
यूनिट का मतलब अगर मान लीजिए कि मैं किसी दुकानदार के पास गया, बाजार से मैं गया और बाजार एक दुकानदार है, मैंने दुकानदार से ये कहा कि भैया मुझे आलू दे दी। मैंने मान लीजिए से 5 किलो आलू लिए। अब 5 किलो आलू ये मुझे कैसे देगा? बाट से तोल के देगा। इसने बाट रखा 5 किलो का और मुझे आलू दे दिए। ये है मेरे 5 किलो आलू। अब मेरे पास 5 किलो आलू है, या तो मैं इन्हें कहूँगा 5 किलो है, 5 किलोग्राम, या मैं इसे 5000 ग्राम भी तो कह सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर यह भी तो कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो आलू है उस आलू को मैं किस में नाप रहा हूँ? ग्राम में। मैं उसे कैसे नाप रहा हूँ? ग्राम में। तब यूनिट ऑफ वेट विल बी ग्राम। अगर मैं यूनिट की बात करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर यूनिट क्या है? यहाँ की इसकी किलो की, इसकी नाम मापन की, यहाँ पर जो आलू में माप करके ले रहा हूँ इसकी यूनिट क्या है? ग्राम। तो ग्राम क्या है? मेरी ये जो किलोवाट चल रहे हैं जिससे मैं सामान लेना हूँ उसकी इकाई है। सोनार के पास जाते हैं तो सोनार मुझे किलो में तौल के सोना नहीं देता है, वो तौले के हिसाब से देता है। अगर मैं मोती, पन्ना, पुखरा जितने भी नग पहनता हूँ, सबस्टिट्यूट पहनता हूँ, तो किसी ज्वेलर के पास जाता हूँ तो ज्वेलर मुझे उन सबस्टैंडों को कैसे देता है? रत्ती के हिसाब से। तो वो उसकी एक इकाई है, वो रत्ती के हिसाब से वहाँ पर देगा, उन्हें किलो के हिसाब से नहीं देगा, नहीं वो तौले के हिसाब से, रत्ती के हिसाब से। तो कोई चीज़ मुझे रत्ती के हिसाब से मिली है, कोई चीज़ मुझे तौले के हिसाब से मिली है, कोई चीज़ मुझे किलो के हिसाब से मिली है, कोई चीज़ मुझे ग्राम के हिसाब से मिली है। मैं मसाले लेने के लिए जाता हूँ तो उसमें 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम, 40 ग्राम मसाले। क्यों? तो जैसे ही किलो से नीचे चलते जाएंगे तो चीज़ ग्राम में आ जाएगी मेरी, तो मुझे ग्राम में मसाले मिलने। अब जैसे ही मैं 1000 ग्राम से ऊपर चलूंगा तो मैं किलो कह सकता हूँ कि 1 किलो है, 2 किलो, 3 किलो। अब जैसे किलो से और ऊपर चले जाएंगे, 100 किलो से ऊपर निकल जाएंगे तो कुंटल में बोल देंगे। तो ये क्या है? मेरी मापन की इकाइयाँ हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जो मेरा एटम है, उस एटम को हम किस में मापेंगे? एटॉमिक मास यूनिट में। हम एटम को यूनिट में नाप रहे हैं। वह तकरी बाट लेकर के बाट से नहीं नाप रहे हैं। हम तकरी ले जाएं और बाट लें, बाट से भैया कहाँ मुझे हाइड्रोजन एटम मिलेगा, रखता तकरी में तोल के बता देता हूँ, सोनी भैया इतना छोटा है, तो उसे हमें यूनिट में, उसकी इकाई मुझे यूनिट है। तो देखिए यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, तो कोई भी एटॉमिक मास है, कोई भी परमाणु का अगर द्रव्यमान है तो उसकी इकाई क्या है? 1, यानी उसकी इकाई को हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। किसी भी परमाणु हो सकता है, कोई भी परमाणु थी, किसी भी परमाणु के द्रव्यमान की इकाई को हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, जिसे हम कहते हैं AMU। ये है इसका एब्रिवेटेड फॉर्म, शॉर्ट रूप। बट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट IUPAC रिकमेंडेशंस इट इज नाउ रिटन एज यूनिफाइड मास। लेकिन IUPAC ने क्या किया? IUPAC के अकॉर्डिंग ये देखते तो पहले हम इसे एटॉमिक मास यूनिट में चलते थे इसको लेकर के, लेकिन जैसे ही IUPAC आया तो IUPAC में क्या किया गया? IUPAC में इसने इसको क्या कर दिया? इसने चेंज कर दिया और IUPAC में इसने एक यूनिफाइड का, जिसका एब्रिवेटेड फॉर्म होता है, जिसका शॉर्ट रूप होता है U, इसे यूनिफाइड मास का, अर्थात इसे U से का, इसे U से हमने प्रदर्शित किया। देखिए हाउ एवर इट इज मोर कन्वेनियंट टू हैव दीज नंबर्स एज होल नंबर्स और एज नियर टू ए होल नंबर्स एज पॉसिबल। उन्होंने फिर भी ये चीज़ संभावना है कि इट इज ए मोर हमें यह सुविधाजनक होनी चाहिए। अगर हम किसी भी एटॉमिक मास को नाप तो हमारे लिए यह सुविधा होनी चाहिए कि हम जो भी किसी को नाप निकाल रहे हैं, किसी भी एलिमेंट के लिए हम एटॉमिक मास निकाल रहे हैं, तो उसका जो एटॉमिक मास है वो होल नंबर में ही आए। अगर वो होल नंबर में नहीं आ रहा है तो होल नंबर के नियर में आना चाहिए। जैसे होल नंबर क्या है मेरे पास? जैसे होल नंबर है मेरे पास क्या? 1, 2, 6, 7, 12, 13, 14, तो ये सारी संख्या क्या है? यहाँ पर नॉट डेसिमल, यहाँ पर डेसिमल का प्रयोग नहीं है, अर्थात ये होल है। लेकिन यहाँ पर क्या है? डेसिमल का प्रयोग है। लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ नंबर्स तो मिल रहे हैं, लेकिन क्या है? ये नियर मिले होल नंबर्स के। जैसे 1.98 को मैं 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल मेरे होल नंबर के बिल्कुल नजदीक है। 2.99 को मैं 3 लिख सकता हूँ, होल नंबर के नजदीक है।
2.95 को मैं 3 रखता हूँ, 3.9 को मैं 4 रख सकता हूँ। यही तो कह रहा है, या तो होल नंबर्स या एज नियर टू होल नंबर्स, या होल नंबर्स के नजदीक संख्या मिले। होल नंबर के नजदीक संख्या है, मैं उसको होल नंबर ही कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये चीज देखो कहा गया है वाइल सर्चिंग। तो ये चीज अगर मुझे उसका एटॉमिक मास निकालना है तो मुझे ऐसे एलिमेंट को चुनना चाहिए जिससे मैं किसी भी एलिमेंट के अगर एटॉमिक मास निकालता हूं तो मुझे होल नंबर में मिलना चाहिए। अगर मुझे डेसिमल में मिल रहा है तो उसके नियर बाई होना चाहिए। अब देखिए, वाइल सर्चिंग फॉर वेरियस एटॉमिक मास यूनिट, जब विभिन्न प्रकार के एटॉमिक मास की खोज चल रही थी, समझ उनकी सर्चिंग चल रही थी, तब साइंटिस्ट इनिशियली टुक 1/16 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन एज द यूनिट। तब मास चली, तब उन्होंने साइंटिस्ट ने प्रारंभ में उन्होंने ऑक्सीजन के 1/16 पार्ट को, ठीक 1/16 पार्ट को एक एटम के मास के रूप में उन्होंने यूज किया। उन्होंने क्या, ऑक्सीजन को लो, माने क्यों, तो उन्होंने क्या, एन एटम ऑफ नेचुरल अकरिंग ऑक्सीजन एज द यूनिट। उन्होंने क्या, ऑक्सीजन क्या है, ज्यादातर ऑक्सीजन हमें सब जगह मिल जाती है, ठीक, और ये क्या है, एक हमें प्रकृति में पाई जाती है। दूसरी बात, दिस वाज कंसीडर रिलेवेंट टू टू रीजंस। उन्होंने ऑक्सीजन को क्यों ले रहे, तो ऑक्सीजन लेने के 2 रीजंस थे। तो इसके क्या थे, 2 रीजंस। पहला रीजन था ऑक्सीजन रिएक्टेड विद ए लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। पहली बात है कि ऑक्सीजन जो है, ज्यादातर जितने एलिमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, ज्यादातर जितने एलिमेंट्स मिल रहे हैं, ज्यादातर एलिमेंट्स के साथ क्या वो रिएक्टेड है, वो रिएक्ट कर देती है। अब क्रिया करती है एंड फॉर्म्ड कंपाउंड। तो जब ज्यादातर एलिमेंट्स के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो रिएक्ट करने के बाद क्या होगी, वो अपना क्या है, एक कंपाउंड बनाती है। भैया ऑक्सीजन को ले लो, ऑक्सीजन ज्यादातर हमें वातावरण मिल रही है और ज्यादातर जितने भी एलिमेंट हैं उनके सबके साथ वो रिएक्ट कर देती है, अर्थात वो अभिक्रिया कर देती है। तो करेगी तो यहां पर क्या है, कंपाउंड बनाएगी। दूसरा रीजन क्या था, दिस एटॉमिक मास यूनिट गेव मास ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एज होल नंबर्स। उन्होंने ये कहा कि अगर हम ऑक्सीजन को लेते हैं, इसके 1/16 पार्ट को लेते हैं, तो ज्यादातर मुझे जितने एलिमेंट्स के साथ अगर मैं इसको प्रॉपर्टीज को इसकी को देखता हूं तो मुझे ज्यादातर और एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मास हैं मुझे होल संख्या में ही मिलेंगे, होल नंबर्स में मिलेंगे। तो उन्होंने कहा इसी के लिए मुझे होल नंबर्स में मिल रहा है। तो होल नंबर्स में मिलने की वजह से उन्होंने क्या, ऑक्सीजन को लिया। तो ऑक्सीजन को लेने के यही 2 कारण थे। तो ऑक्सीजन को लेने के क्या थे, यही 2 कारण थे। अब देखते हाउ एवर, फिर भी अगर हम बात करते हैं उसके बाद भी इन 1961, हम 1961 की बात करते हैं, फॉर ए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 आइसोटॉप्स। भैया 1961 में जाकर के क्या हुआ, इसको क्या कर दिया, 1961 में जाकर के भैया उसे रिजेक्ट कर दिया। और 1961 में क्या, उन्होंने कार्बन 12 एक आइसोटॉप है, कार्बन भी क्या है, कई आइसोटॉप से मिला है, कई समस्थानिक मिलता है। तो यहां पर जो कार्बन 12 था उस आइसोटॉप को लिया उन्होंने, तो इसको क्या एक्सेप्टेड किया। ये देखो क्या किया, एक्सेप्टेड। अब उन्होंने 1961 में कार्बन 12 की जो आइसोटॉप है उसे एक्सेप्टेड किया, इससे परमिशन दे दी। बाज चूजन एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मास। जितने भी चुने गए एटॉमिक मास हैं, जितने भी मेरे एटम्स हैं, उनके मास को निकालने के लिए अब हम ऑक्सीजन का यूज नहीं करेंगे, कार्बन 12 का यूज करेंगे। ये कहा गया था इसमें। देखिए 1 एटॉमिक मास यूनिट, एक एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि एक एटॉमिक मास यूनिट इज ए मास ऑफ यूनिट, एक मास की एक यूनिट होता है, ठीक, इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12, ठीक, 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन एटम। तो ये कह रहा है कि कार्बन के जो मैंने एटम्स लिए, जैसे मैंने कार्बन 12 लिया,
तो कार्बन 12 के मैं 12 टुकड़े कर लूँगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मैंने कार्बन ली, उसके मैंने 12 हिस्से कर लिए। तो ये देखिए 12 से एक मेरे पास कार्बन है और कार्बन के मैंने कितने कर लिए 12 हिस्से। इस कार्बन के मैं कितने, एक कार्बन के मैं कितने हिस्से करूँगा 12। ये हिस्सा रख, ये मेरे पास 12 हिस्से हो गए, मैं 12 टुकड़े कर लिए। तो कोई भी एक टुकड़ा है, ये वाला टुकड़ा है, इस एक टुकड़े को, ठीक है, जो मेरे पास एक टुकड़ा है, इस एक टुकड़े को कोई भी एटम है, उस एटम को मैं क्या, इसे मैं एक टुकड़े को मैं क्या कहूँगा 1 यूनिट। उन्होंने क्या, कोई भी एक टुकड़ा ले लो, तो जो मेरे पास एक टुकड़ा है उसी को मैं 1 यूनिट कहता हूँ। कार्बन के 12 टुकड़े को लो। अब देखते हैं, देखिए थोड़ा हम इसमें समझते हैं। यहाँ पर समझ में नहीं आया तो यहाँ देखिए, यहाँ समझिए। मान लीजिए मैं एक बाजार में गया, एक ऐसी जगह गया कि वहाँ पर एक व्यक्ति है, वो तरबूज बेच रहा है। उसके बाद तरबूज कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई विभिन्न प्रकार के तरबूज हैं, लेकिन उसके पास बाट नहीं है। तरबूज तो रखे बैठा है, उसके पास बाट नहीं है, लेकिन तरबूज उसे देने हैं अपने एक मानक के हिसाब से, लेकिन उस पर तौलने का कोई मानक नहीं है। अपने दिमाग से वो दे रहा है कि भाई मैं कैसे दूंगा आएगा। तो उसने क्या किया, उसने इन सारे तरबूजों में एक तरबूज को बड़े को चुना। ये तरबूज उसने चुन लिया एक बड़ा। तो इस तरबूज को देखा, इस तरबूज का वजन था 12 किलो। एक तरबूज था, तरबूज का वजन कितना था 12 किलो। तो बाने अपने दिमाग से लगा लिया तरबूज का वजन मेरा लगभग 12 किलो है। तो उसने उस तरबूज के 12 टुकड़े कर दिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो उसने उस तरबूज के 12 टुकड़े कर दिए और उसने यह मान लिया कि मेरा एक टुकड़ा जो है वो 1 किलो के बराबर है। उन्होंने उसे 1 किलो का नाम दे दिया। ये 1 किलो का हो गया, ये हो गया 1 किलो का, ये 1 किलो का हो गया, ये 1 केजी का हो गया, उसने ये कह दिया कि मेरा कोई भी टुकड़ा है वो 1 किलो का है। अब उसके पास कोई ग्राहक आया तरबूजा लेने के लिए, तो उसने एक टुकड़े को रखा और छोटा तरबूज रखा। उसने तौल के देखा तो बा ने कह दिया भैया मेरा एक टुकड़ा 1 किलो को है। तो बा ने उसके बराबर में यहाँ पर रखा। तो भैया बा ने देखिए भैया 1 किलो का छोटा वाला तरबूज तेरे 1 किलो का है, भैया मुझे 2 रुपये दे दे। बा ने 1 किलो को 2 रुपये बता दिए, 2 रुपये, ठीक है, 2 किलो है तो मुझे 4 रुपये दे दो। एक और व्यक्ति आया तो उसने क्या किया, 3 टुकड़े रख दिए। 3 टुकड़े में एक थोड़ा बड़ा सा चढ़ गया। तो बा ने कह दिया ये मेरा 3 किलो का तरबूज है। तो वो ये अपने दिमाग से वो क्या है, उस तरबूजों को इस हिसाब से बेचने लगा। इसी कंसेप्ट को थोड़ा हम यहाँ पर और समझ लेते हैं कार्बन 12 में। ये है मेरे पास कार्बन 12, इसके मैंने कर लिए 12 हिस्से। एक हिस्सा ये, 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 इसके मैंने भैया प्यारे बच्चों 12 हिस्से कर लिए। अब प्रत्येक हिस्से को मैं 1 यूनिट कह रहा हूँ, इसे भी 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 1 यूनिट कह रहा हूँ, इसे भी, सबको मैं 1 यूनिट कह रहा हूँ, ठीक। अर्थात 1 पीस हैव मास 1 यूनिट। उन्होंने कह दिया भैया मेरा एक टुकड़ा है, मेरे पास इसका मास, इसका द्रव्यमान केवल 1 यूनिट है, इसका मास। अब मैंने क्या किया, उस टुकड़े से मैं किसी और एलिमेंट की कंपेयर करूंगा। कोई और एलिमेंट लिया तो मैंने देखा भैया मेरे पास जो टुकड़ा कार्बन का है इसे मैं 1 यूनिट मानना हूं। तो दूसरा वाला जो टुकड़ा है, दूसरा वाला जो एलिमेंट है, उन्होंने हाइड्रोजन रखा। उन्होंने कहा भैया ये तो मेल खा गया। भैया हाइड्रोजन तो था वो एक टुकड़े के बराबर में आ गया। तो माने कहती भैया ऐसा है, हाइड्रोजन का क्या है, उसका एटॉमिक मास कितना है, उसका मास कितना है 1 यूनिट। तो हाइड्रोजन उन्होंने कह दिया भैया इसका 1 यूनिट है। अब उसने और दूसरे एलिमेंट को देखा, अगर उन दोनों एलिमेंट्स के साथ सही कॉम्बिनेशन बनना है तो किसी के पास 4 टुकड़े चढ़ गए। तो जिस एलिमेंट के 4 टुकड़े से मेल खा गया तो उन्होंने कह दिया भैया इसका मास तो 4 यूनिट है। किसी के पास भैया 10 टुकड़े रख गए तो कहेगा इसका मास तो भैया 10 यूनिट है। किसी के पास 12 रखे गए तो कहेगा 12 है। किसी के पास भैया 18 रखे गए तो इसमें क्या है 12 है, 12 में 6 टुकड़े और रख दूं और 6 टुकड़े ले आऊं। तो मैंने 18 रख दिए भैया इस बारे तत्व का तो भैया मास 18 यूनिट है। तो भैया ऐसे ऐसे करके जो साइंटिस्ट थे
वो अपने दिमाग से इस प्रकार से जो हमें एलिमेंट देखने के लिए मिलते, उस एलिमेंट के जो यूनिट हैं, उनके मास हैं, उस मास को हमने, उसके मासों को इस प्रकार से यूनिट में हमने मापना प्रारंभ किया। तो इस प्रकार से क्या तो अब देखिए, अब हम देखते हैं यहां पर, देखिए और है मेरे पास ये हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। हम यहां पर ये देख सकते हैं कि आखिर में जो परमाणु हैं वो किस प्रकार से एग्जिस्ट करते हैं, हमारे इस वातावरण में किस प्रकार से एग्जिस्ट करते हैं, किस प्रकार से वो अस्तित्व में आते हैं हमारे में। तो देखिए एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स, अधिकांश जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके परमाणु एटम्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जितने भी मेरे पास इस ब्रह्मांड में मिलने वाले एलिमेंट हैं उनके एटम्स इस एटमॉस्फेयर में स्वतंत्र रूप से नहीं घूमते हैं, अर्थात वो स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, वो क्या है, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो क्या है, स्वतंत्र रूप से नहीं रहते हैं। ठीक, अथवा एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड जब ये एटम्स, तो मेरे पास देखिए ये है एटम, देखिए ये है एटम, ये एटम क्या है, वो क्या है, वो नॉट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट, वो क्या है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, नॉट एबल टू एग्जिस्ट, इस वातावरण में वो स्वतंत्र रूप से नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से नहीं रह रहा है। लेकिन ये एटम्स कुछ मिलेंगे तो भैया मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड जब एटम्स मिलते हैं तो भैया मेरे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, और ये मॉलिक्यूल्स, these molecules या ions aggregated in a large number to form the matter। तो जब ये बहुत सारे मैटर मिल जाएंगे यहाँ पर, तो बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, जब ये क्या है, ये एक एग्रीगेशन है। किसका एग्रीगेशन है भैया, भैया ये किसका एग्रीगेशन है, आप कमरे से ही टेम्परेचर लगा लो, ये एग्रीगेशन कितना है, एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर मेरी ईंट है, ईंट से मेरी दीवार बनी, जब बहुत सारी 4 दीवार मिली तो मेरा कमरा बना, जब बहुत सारे कमरे मिले तो भैया मेरा क्या, एटम, वो मैटर बना। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, तो ये जो मैटर बना ये क्या है, एक एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या क्या है, ये एक एग्रीगेशन है। तो भैया वो एग्रीगेशन है, ये तो देखो करा है, एग्रीगेटेड इन ए लार्ज नंबर टू फॉर्म ए मैटर। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर के एग्रीगेट होंगे तो मेरा मैटर बन जाता है। दैट वी कैन सी, जिसे मैं देख सकता हूँ, इतना बड़ा हो गया मिलकर के, इसे मैं देख सकता हूँ, फिर अनुभव कर सकता हूँ, एंड टच, मैं छू सकता हूँ। जैसे जैसे मान लीजिए ये है मेरे पास हाइड्रोजन के 2 एटम, ये घूम रहे हैं ऐसे। अब मुझे इन 2 हाइड्रोजन के एटम के साथ में एक ऑक्सीजन का एटम आ गया। अब ये और ये आपस में मिल गए, ये एटम है, ये एटम है। तो 2 एटम जब आपस में मिले तो भैया मिलकर के इन्होंने क्या किया, पानी बना लिया। ये देखो, ठीक, तो इन्होंने क्या बना लिया, 1 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर मॉलिक्यूल्स का इन्होंने क्या, एक अणु बना लिया। अब ये बहुत सारे मिले, देखो 1 2 3 ऐसे बहुत सारे मिलेंगे तो भैया क्या बन जाएगा, एग्रीगेटेड लार्ज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। जब वाटर के बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, तो भैया मेरा क्या, पानी बन जाएगा। उसे आराम से हम पी सकते हैं, देख सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं। यही देखो एनसीईआरटी ने कहा है, दैट वी कैन सी, उसे देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, एंड टच, हम उसे छू सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए हम ये सोचते हैं, जो चीज़ हमारी बताई गई है उस चीज़ के बारे में हमने यहाँ पर समझा, और इस चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा हम जान गए हैं। आज के लिए इतना ही, हम बाकी फिर मिलेंगे। हमारी क्लास का अब समापन होता है, तब के लिए बाय बाय।